जय भीम दोस्तों, अम्बेडकरनामा में चंद्रभान जी आज फिर हाजिर हैं। अब तक आपने ये देखा कि चंद्रभान जी का इंटरव्यू मैं कर रहा था, लेकिन आज चंद्रभान जी ने कहा है कि मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा और आपको बोलना है। तो चलिए चंद्रभान जी का स्वागत मैं कर लेता हूं, उसके बाद फ्लोर चंद्रभान जी को देता हूं कि आप सवाल हमसे पूछिए। जो भी सवाल पूछेंगे यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करूंगा। स्वागत है चंद्रभान जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको बधाई हो। आप एक मुख्य धारा की पार्टी में शामिल हुए हैं। जी शुक्रिया। पर यह दलितों के साथ गद्दारी नहीं हुई। कैसे? आज का जो कंटेम्पोररी दलित है, समकालीन दलित लीडरशिप है, और बहुत सारे दलित जो लीडरशिप के रोल में हैं, वो तो बीजेपी के साथ हैं। तो दलितों का जो वर्तमान स्टैंडर्ड, पॉलिटिकल स्टैंडर्ड मान लिया जाए तो बीजेपी के साथ या तो डायरेक्टली हैं या तो इनडायरेक्टली हैं। तो उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपको भी बीजेपी के साथ जाना चाहिए था। क्यों? बाबा साहब ने जब शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो निकाला था पहले लोकसभा में, तो क्या कहा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ, प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। तो एक सेकेंड अभी आ रहा हूँ, उसके पहले भी उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र अभिशाप होगा। ठीक है। और जब खुलेआम संसद और पूरा आप जितने कानून आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, संविधान बदलने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही हो, उस समय अगर दलित पॉलिटिक्स दक्षिण पंथ के साथ है, भाजपा आरएसएस के साथ है, तो गद्दारी मैंने नहीं, गद्दारी इन लोगों ने की है। नंबर एक। नंबर दो, अच्छा हम क्या गद्दारी किए हैं? इस समाज को, एक आंदोलन तो सफल हमारे नाम है, एक आपके नाम है। अरे हम गद्दारी वो बात कर रहे हैं कि जो दलित वर्तमान दलित ट्रेडिशन के हिसाब से आपको बीजेपी के साथ होना चाहिए। नहीं तो हम क्यों होना चाहिए? मेरी बुद्धि विवेक नहीं है, मैं बाबा साहब को मैं नहीं पढ़ा है। हमको मेरे लिए एक सेकुलर राष्ट्र, इसका मतलब सोशलिस्ट, इसका मतलब वर्तमान दलित लीडरशिप को आप नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। क्या के लिए मांगे? उसका कोई कॉपीराइट थोड़ी है, पूरे देश का दलित उसका गुलाम थोड़ी है। नहीं तो आप यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अगर आप साइलेंटली, एक तरीका है बीजेपी के साथ जाने का, आप जो है बोलते मैं ना इधर हूं न मैं उधर हूं, न मैं कांग्रेस के साथ हूं न मैं बीजेपी के साथ हूं। तो जब पूरा देश वैचारिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से दो धाराओं में बढ़ चुका है, जब संघर्ष भारतीय राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के बीच में है, तो हिंदू राष्ट्र के तरफ होने का एक तरीका और है कि मैं इधर भी नहीं हूं, मैं उधर भी नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट अकेले चुनाव लड़ूंगा। देखिए तो अगर आप अकेले चुनाव लड़ते, जितना भी वोट पाते, काटते पाते नहीं, हाँ पाते, वो तो भारतीय राष्ट्र के जो दल हैं, कांग्रेस वगैरह, उनका कटता, तो आप बीसी बना दिए जाते। तो बीसी हमको बनना ही नहीं है। फिर आज के दलित को, वो महाराष्ट्र वाला दलित का नाम क्या है? अठावले क्या बना हुआ है? मंत्री। उधर जो आपका बिहार का बंदा है चिराग पासवान, जीतन मांझी, क्या बना हुआ है? मंत्री। और ये यूपी की जो लीडर हैं वो उनको क्या सुविधा मिली हुई है? वो Z+ क्या है, सब XYZ सब सुविधा है, सब सुविधा है ना। तो फिर आप क्यों इस लफड़े में पड़ रहे हैं? नहीं, हमको तो आप मंत्री कह रहे हैं। चंद्रभान जी आइए, हम बाबा साहब के बिगड़े चेले कहते हैं अपने आप को, और मैं वचन देता हूं आपको कि मंत्री क्या, प्रधानमंत्री ही बनाएगा तो आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्तिगत मुक्ति का सवाल नहीं है मेरे लिए। तो हम देखिए सेकुलर सोशलिस्ट स्टेट। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, तब तो आप कांचीराम के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। वो जिनको जो समझना है समझ लें। नहीं, मैं कह रहा हूं। नहीं, आपके कहने से क्या हो जाएगा? वो तो खुद ही बाबा साहब को उल्टा काम कर गए ना, ये बोल के। अरे वो जो आरएसएस से समझौता, मान्यवर कांचीराम साहब 3 बार बीजेपी के साथ गए, और आप बीजेपी के साथ न जाकर कांग्रेस साथ जाके कांचीराम के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं। नहीं, एकदम नहीं। ये सोचने का अपना तरीका है। आप सोचिए, कौन किसके साथ गद्दारी कर रहा है ना, वो तो इतिहास इसकी समीक्षा करेगा। अभी कुछ कहना जो है ना ज्यादा होगा। आखिर बाबा साहब स्टेट माइनॉरिटी, आपने पढ़ा अच्छे से, स्टेट सोशलिज्म की बात कर रहे हैं ना, स्टेट सोशलिज्म, दलित राइट्स की बात कर रहे हैं, एजुकेशन में, नौकरियों में,
कि हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। 56 में बाबा साहब का परिनिर्वाण होता है। आखिर नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, तमाम नाम जोड़ लीजिए आप, ये सब कोई राइट विंगर थे कि सोशलिस्ट थे? भाई घोषित सोशलिस्ट थे ना। पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, शोध संस्थान खोले और उसमें रिजर्वेशन लगाया बकायदा। इंदिरा जी का तो पूरा चिट्ठी है। अरे आप डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आप मान्यवर कांशीराम साहब को पढ़िए, ये सब चमचे हैं। हाँ तो कह रहे ना, सारे चमचे हैं। वो रिजर्वेशन की वजह से चमचे पैदा हुए। रिजर्वेशन ही मान्यवर कांशीराम साहब का जो चमचा एज किताब है इंग्लिश वाली, उसमें ये कहते हैं चमचे पैदा हुए, सबका कारण आरक्षण है, रिजर्वेशन है। हाँ वो तो लिखे हैं। तो हम ये बात बोले थे, बहुत हंगामा हुआ। तो आप कांशीराम से भी बगावत कर रहे हैं एकदम। इसको अगर बगावत समझिए तो बगावत है ही। चमचा कैसे हुआ? समझे कैसे? हम बगावत तो कर ही रहे हैं। एकदम हो गया। अरे बाप रे, क्या होगा? आप ये बताइए कि फिर आप हमको देखिए वो जो महाराष्ट्र वाला है, क्या नाम है उसका? अठावले। उसको जनता वोट देती है ना, दलित लोग? देने दीजिए, कोई बात नहीं है। वो जो बिहार का दुसाध है, क्या नाम उसका है? दुसाध लोग, चिराग पासवान। हाँ, वो उसको वोट देते हैं ना लोग ना। तो लोग वोट दे के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। अब बीएसपी की जो बसपा पार्टी के जो लीडर है, क्या नाम उनका, जो भी होगा, उनको वोट देते हैं ना। देते हैं। तो इसका मतलब दलित जनता से भी आप दगाबाजी कर रहे हैं? नहीं, दगाबाजी नहीं है। 27,000 स्कूल बंद हुआ था, नुकसान किसको हुआ? नौकरी प्राइवेटाइज हो गया, नुकसान। तो दलित समाज को ये लोग गुमराह कर रहे हैं ना। तो हमारा काम जो है ना, आरक्षण से नौकरी, हमारा नया डिस्कोर्स, आरक्षण किसके नौकरी से जो नौकरी मिली है, चमचा युग के हिसाब से, ये तो चमचा पैदा करने का सिस्टम है। वो समझने का तरीका है। कौन किसका चमचा था? आपके भाई इंस्पेक्टर थे, डीएसपी। अरे कौन मेरे भाई को चमचा बोल देगा? पिस्तौल लेके चलते थे, बुलेट मोटरसाइकिल पर। हाँ, मुंह ऐसे रख के टाइट। तो मेरा घर अपवाद हो गया ना। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं। हाँ। सरकारी नौकरी की वजह से बढ़िया बढ़िया कपड़ा लोग पहना, घर बनाया, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाया। सरकारी नौकरी नहीं रहता था, क्या था आपके पास? ठेंगा। तो इसका क्या था? जमींदारी थी, राजे रजवाड़े थे। तो इसका मतलब कि आप मान्यवर कांशीराम को डिफाई करते हुए फिर से अम्बेडकर के पास जाना चाहते हैं। एकदम हम ओरिजिनल अम्बेडकर के आइडियाज के साथ जाना चाहते हैं। तो हमारे लिए बाबा साहब ने कभी कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं। तो अगर ओरिजिनल अम्बेडकर की आइडिया के पास जाएंगे तो बहुत होगा। आज 20-40 लाख दलित सरकारी नौकरी में है और पेंशन में है, तो 70 लाख हो जाएंगे। पर इसमें हुक्मरान कहाँ बन पाएगा? अच्छा एक बात बताइए, आप ही नहीं कह रहे हैं कि वीपी सिंह चंद्रशेखर तो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने? तो सारे राजपूत जो है ना, सब प्राइम मिनिस्टर वाइस चांसलर बन गया। ब्राह्मण नहीं, एक आने दीजिए, ब्राह्मण तो श्री से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब लोग बने ना प्राइम मिनिस्टर। तो सारे ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर बन गए। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी एजेंडा होता है ना, विजन स्टेटमेंट होता है। नहीं तो आप एक आदमी को बनाने के लिए आपने पूरे समाज को आपने बिछवाया है। अच्छा आप ये बताओ, कहाँ फेलोशिप मिल रहा है? नहीं आप ये आप बताओ मुझे। नहीं आप ये बताइए, जितनी साइकिल मान्यवर कांशीराम साहब ने चलाई थी मिशन के लिए, बाबा साहब चलाए थे उतनी साइकिल? नहीं। फिर तो बाबा साहब तो रूलिंग एलिट से बात करते थे ना, डायलॉग करते थे, कम्युनिकेशन करते थे, और बाबा साहब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखते थे। तो बाबा मान्यवर कांशीराम साहब ने क्या ब्राह्मणों, क्षत्रियों, बनियों से कभी हाथ मिलाया? नहीं मिलाया तो ना। वही बता, क्रांतिकारी यही हुए ना। मजाक के मूड में मजाक मूड नहीं, गाली देना क्रांति, सबको गाली देना है। दलित जनता का मूड ऐसे ही है। नहीं देखिए, इंटेलेक्चुअल्स का काम होता है ना, इंटेलेक्चुअल जनता जो कहती है उसके हिसाब से रिसर्च थोड़ी करता है। रिसर्च तो अपने हिसाब से करता है। ये बात है। कई बार मैं भी यही सोचता हूँ कि दुनिया में जहाँ भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, यूनिवर्सिटी से हुए ना, तो इंटेलेक्चुअल से शुरू किया। हाँ, कार्ल मार्क्स ले लीजिए, सब इंटेलेक्चुअल सब था ना, लाइब्रेरी में पढ़ता था। जनता तो ऐसी होती है, बाबा साहब खुद ही एग्जाम्पल है। उसको मूर्ति बना दीजिए, वहाँ तेलंगाना में बनी है ना, ढोल नगारा बना दीजिए, खुश हो जाए। और वो पार्क बना दीजिए, तो जनता तो इसी में खुश जाती है। हाँ, तो वो नैरेटिव एक लंबे समय में बना कि आप जो है दलितों में एक दलित पॉलिटिक्स में एक इंटेलेक्चुअल डायमेंशन जोड़ना चाहते हैं। डेफिनेटली। बाबा साहब क्या बोल रहे हैं बार बार कि एक पॉलिटिशियन, उन्होंने पॉलिटिकल
रिपब्लिकन कॉलेज भी खोला था ना, जो एमएलए एमपी बनेगा उसका सिलेबस बनाए थे, हम उसको ये लेक्चर देंगे तमाम, आपने देखा होगा। रिपब्लिकन ट्रेनिंग कॉलेज। तो बाबा साहब चाहते थे कि जो हमारा प्रतिनिधि जाए उसको अंग्रेजी भी आना चाहिए, उसको हिस्ट्री आना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स आना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का सेंस होना चाहिए, तब ना जाएगा तो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट में जाएगा। तो आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन किए थे जब कांग्रेस ज्वाइन करने के समय, तो आपको ये क्लियरली कहना चाहिए था ना, जनता में कंफ्यूजन है, दलित जनता में, कि मैं अंबेडकर बात को कांग्रेस के भीतर घुसाना चाहता हूँ। आपको ही कहना चाहिए ना। आइडियाज पे तो मैंने बोला ही नहीं, क्लियर नहीं हो गया, लेकिन अभी कह देते हैं। बताइए। वही कि अंबेडकर भाई स्टेट सोशलिज्म का आइडिया है बेसिकली, पब्लिक सेक्टर यूनिट तो का सवाल है। अगर आप बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस के अंदर घुस डालेंगे तो फिर कांग्रेस, फिर बाबा साहब में और नेहरू में, इंदिरा गांधी में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। भाई मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि बाबा साहब जो विजन देख रहे थे एक स्टेट का, कोई स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़ता नहीं है ना। मेरे किताब में उन्होंने मेमोरेंडम डाला है नेक्स्ट बुक में। तो बाबा साहब ने जब ये सुनिए, तो बाबा साहब ने ये कहा कि इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हाँ, तो नेहरू जी ने कर दिया। पब्लिक सेक्टर यूनिट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पब्लिक इंडियन स्टेट को भी बिजनेस का अधिकार होना चाहिए। तो नेहरू जी ने तमाम बड़े बड़े होटल्स भी खोले, रेल पूरा, यस पब्लिक सेक्टर रेल तो पहले से था, लेकिन एनटीपीसी, भेल, सेल, तमाम सब। हाँ। और इंदिरा जी ने उसको और आगे बढ़ाया, बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया। तो 14 इसका मतलब आप कहीं न कहीं बाबा साहब एक फिलासफर, एक आर्किटेक्ट जी, और नेहरू, इंदिरा गांधी, बाद में राजीव गांधी, और उसके बाद में मनमोहन सिंह जो थोड़ी बहुत मेरी बात मान लेते थे, इसको एक साथ मिला के दलितों के एडवांसमेंट का रास्ता खोलना चाहते हैं। डेफिनेटली। पर इसमें दलित हुक्मरान कहाँ बन पाएगा? नहीं, कोई हुक्मरान तो नॉलेज हुक्मरान बनाता है ना, खाली पॉलिटिकल पावर थोड़ी ही बनाता है। बाबा साहब तो ये बोले थे ना, मैंने आपको भेजा था कागज, कि राजनीति बचा हुआ अनाज है। ठीक है, बचा हुआ अनाज है। पॉलिसी डिसीजन एक इंडिविजुअल लिबरेशन का मसला नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र में आप बीजेपी आपको प्रधानमंत्री बना दे और आप संविधान बदल दे, तो आप कल लेके हम अचार करेंगे क्या? आप रिजर्वेशन खत्म कर दें, संविधान खत्म कर दें, तो आप दलित हुक्मरान लेके अचार बनना है क्या? उसका क्या करना है? अभी तो हो रहा है ना, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है ना, और दलित है ना, ये ट्राइब लेडी है ना राष्ट्रपति, और दलित लॉ मिनिस्टर है ना। क्या हो रहा है बताइए? ये दिख नहीं रहा। मतलब कि आप ये कहिए खुल के ना कि अंबेडकर बात को हम कांग्रेस के अंदर ले जाना चाहते हैं, और पॉलिसी पर वही बात जो हम लोग उठा रहे हैं, पॉलिसी पे ध्यान है ना। वही जैसे कि देखिए, आप लोकसभा चुनाव के पहले 7 सूत्री एजेंडा बनाए थे ना, दलित इमांसिपेशन मैनिफेस्टो, राहुल जी को मैंने दिया था वो, और उन्होंने घोषणा पत्र में डाला था। जब हम डिमांड नहीं रखेंगे, घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे, जब उसको मैनिफेस्टो में नहीं डलवाएंगे, तो सरकार कोई बदलेगी तो हम प्रेशर कैसे बिल्डअप करेंगे कि हमारे समाज के लिए दीजिए? तो उसमें जो दलित इमेंसिपेशन जो फ्रंट बनाया था आपने, तो अगर उसकी बात को कांग्रेस मानती है, जो कि कुछ अपने डाला उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, तो दलित जब फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इंग्लिश और पूंजी पर कब्जा कर लेंगे, तो दलित नेताओं का क्या होगा? नेता का क्या होगा? नेता जाने इंटेलेक्चुअल लीडर्स पैदा करेंगे। किसी नेता के भरोसे समाज थोड़ी रहता है। अब तो मैं आह्वान कर रहा हूँ कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने बोलने लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, अब घर में बैठने का समय चला गया है। पूरा संविधान बचेगा, भारतीय गणराज्य बचेगा, तभी आप बच पाएंगे। अभी बिल आया ना संसद में, देखा ना कि सिटिंग सीएम पीएम क्या क्या सबको जेल में डाल देंगे 30 दिन के अंदर, अगर गया तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। क्या है, तानाशाही है ना? तो या तो बीजेपी आरएसएस के साथ रही है ना, तो जेल में रहिए, यही ऑप्शन दे रहा है ना। तो कुछ आप मेरे मन की बात भी कर रहे हैं। हम काम की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते। अच्छा, मेरा मन ये है कि दलितों का एडवांसमेंट हो। मेरा भी तो जितना लाखों एमएलए एमपी तो एक ही बनेगा ना। आपके यहाँ 425 विधायक है ना, उसमें जितना दीजिए उतने बनेगा ना। नौकरी रोजगार तो लाखों लाख लोग कर सकते हैं ना। आखिर जो दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स को चैलेंज करने वाले लोग भी पढ़े लिखे लोग से आए ना, हम लोग कहाँ से आए हैं?
पढ़ लिख के आए ना। तो मुझे जब नौकरियां नहीं रहेंगी, जब शिक्षा नहीं रहेगा, तो ये कहाँ से आएगा सवाल करने वाले लोग। तो इसका मतलब ये है कि दलित चेतना में आप यूनिवर्सिटी एजुकेटेड लोगों को, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। जो ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट में बाबा साहब ने जो लिखा है कि शिक्षा और नौकरी, फिर वही बात, बाबा साहब बड़े हैं कि कांसीराम साहब बड़े हैं? क्या बात कर दी आप, कोई तुलना की बात ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी समझ थी। बाबा साहब कोलंबिया लंदन में पढ़ के आए थे, इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी हिस्ट्री पढ़ के आए थे, वो जॉन डेवी के क्लास में बैठे थे। तो बाबा साहब इतनी साइकिल चलाए थे 1000 किलोमीटर। अजीब हाल है। आप खेत में जो है आप गन्ना उगाते हैं, आप ले मेरिडियन होटल में जो है ना उसका रेट फिक्स होता है। वो ठीक है, चेतना जगाए राजनीतिक चेतना, लेकिन अगर चेतना दक्षिण पंथ की ओर जा रही है तो सवाल उठेंगे। आखिर जब दक्षिण पंथ का राइज हो रहा था, ये नहीं पता था हमारे दलित नेताओं को कि आरएसएस बीजेपी तो हमारे लोगों को क्या करेगा। जब बाबा साहब ने कहा था कि आरएसएस से दूर रहना और हिंदू महासभा से, तो कुआलालंपुर के कॉन्फ्रेंस में माननीय कांशीराम साहब ने नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को मनुवादी कहा। वो तो चमचा एज में तो सब चमचे हैं। हाँ। और सब मनुवादी है। ठीक है, ये कह दिया। अब उनकी जो समझ थी उन्होंने किया, अब हम 21वीं सदी का नया डिस्कोर्स पैदा करेंगे। हम सफल होंगे नहीं सफल होंगे हम नहीं जानते, लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि आपने समाज से गद्दारी कर दी। भाई समाज का जो आज का माहौल है उसके हिसाब से गद्दारी किया ना। समाज सब जाके कुआं में डूब जाएगा तो मैं थोड़ी डूबूंगा। एक बात बताइए, इस समाज ने क्या मुझे लुटियन जोन में बंगला दिया अब तक? मर्सिडीज दिया है, 5 किलो सोना दिया है, 10 करोड़ रुपया दिया, क्या मिला है? वो तो दलित समाज नहीं देगा। अब मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये समाज जो है ना थैंक यू भी नहीं बोलता है। आखिर जो एमफिल पीएचडी का स्कॉलरशिप आ रहा है बच्चों को, दलित बच्चों को, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है ना कुछ? नौकरी पढ़ाई कोई एजेंडा पे नहीं। मुझे तो कहते हैं सब रोस्टर नहीं, रोस्टर का आंदोलन हम लोग चलाए, कोई नेता चलाया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पार्लियामेंट से टर्न डाउन कराया गया, 200 पॉइंट रोस्टर। आप जो है शिक्षा का जो चलाए थे आप उत्तर प्रदेश में, तो हजारों हजार को नौकरियां मिली ना, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है? किस नेता ने आज तक एक राष्ट्रीय नीति बनवाई है? ये सब आप बताओ मुझे। अम्बेडकर, बाबा साहब के बाद नेहरू, इंदिरा, इन सब के बाद राजीव गांधी, कोई एक दलित नेता मुझे बता दे कि SC ST के लिए उसने कोई नेशनल पॉलिसी बनवाया, कोई बता दे मुझे। तो नेशनल पॉलिसी से फिर वही बात आ गई, नेशनल पॉलिसी से दलित हुक्मरान थोड़ा हमको हुक्मरान नहीं बनाना है ना। वो जो हुक्मरान का डिफिनेशन है ना, वही तो गड्ढा में डाल दिया पूरे दलित राइट्स को। नशा में खाली राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है, CM PM बनना है, फॉर व्हाट? इतने तो 131 सांसद है ना, इसीलिए अभी भी है ना। कल ही अमेरिका में उसमें से एक RSS प्रधानमंत्री बना दे, सुन लीजिए, बना दे, तो सरकार के RSS के एजेंडा में क्या फर्क आएगा? कल एक अमेरिका से हमारी एक दलित नौजवान से बात हो रही थी, वो वीडियो देखेंगे भी। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अभी PG किया है, PhD के लिए इनरोल हुए हैं। वो आपके बारे में पूछ रहे थे कि क्या ये उन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर बाद में थोड़ा बहस हो गई, तो सार्थक बहस, नेगेटिव नहीं। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, यहीं से बाबा साहब पढ़े हैं, तो दलित समाज में फिर से स्कॉलरशिप, फेलोशिप, फ्रीशिप, स्पेशल ड्राइव, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, वो कंट्रोवर्शियल है। वो जो दलितों को इंदिरा गांधी ने एक जिले में 30-30, 40-40 दुकानें जो खोल के दिया था, तो आप ये क्या प्रॉमिस करेंगे अम्बेडकर रामा के दर्शकों के साथ कि आपकी कोशिश होगी कि फिर से सारे दलित बच्चों को फ्रीशिप, सारे बच्चों को स्कॉलरशिप और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, विदेश भेजने के लिए फेलोशिप, और हर जिलों में 30-30, 40-40 दुकानें दलित नौजवानों को कोचिंग सेंटर खोलने। अच्छा, एक बात बताइए, अब मुझे बोलने दीजिए। इतना दिन से तो यही चला रहे हैं ना, यही आइडियाज पे काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, समाज में इन चीजों को लेकर डिमांड है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए दलित जनता से धोखा कर रहे हैं ना। फिर एक मिनट, यही तो कह रहा हूँ, दलित जनता, हमारा समाज मुझे नहीं बताएगा ना कि मुझे क्या करना है।
मुझे आर्टिकल लिखना है, किताब लिखना है, तो वो बोलेंगे तब लिखेंगे। इंटेलेक्चुअल का काम होता है दिशा निर्देश देना। अब तो मतलब कि दलित आप बात नहीं पूरा असलियत नहीं होने दूंगा पूरा। दलित जनता इंटेलिजेंट है कि आप इंटेलिजेंट हैं? अब ये तो समय तय करेगा ना। हुक्मरान बनने के चक्कर में तो स्कूल बंद हो गए, कहाँ से बनोगे हुक्मरान? नौकरी खत्म हो गया। 8,000 12,000 में दिल्ली में सिक्योरिटी का नौकरी कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं वैसे, लेकिन सबसे ज्यादा मार तो दलितों में पड़ने वाली है ना। जमीन नहीं है, बिजनेस, सुनिए, जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नौकरी खत्म तो सारा स्टोरी ही खत्म हो जाएगा ना। तो एक बात पर हम लोग क्या प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं नेता का, पार्लियामेंट में कितनी आवाज उठाए है, ये बोलिए। तो चलिए एक बात पर हम लोग सहमत हो जाएं कि दलित जनता को अब एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की जरूरत है। एक नहीं, पूरे इंटेलेक्चुअल, पूरे इन लोगों को बाहर निकल कर कमांड संभालना चाहिए। भाई राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है या खड़गे साहब या प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना कि जाके कम्युनिकेशन करे, डायलॉग करे, मेमोरेंडम दे कि भाई हमारे समाज के लिए ये आप काम करिए। और देखिए, आपके घर में भाभी जी को रोटी बेलने के लिए मशीन की जरूरत है, उनको क्या इनकी आवश्यकता महसूस हुई थी? पहले कहावत स्कूल में पढ़ते थे ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप कैपिटलिज्म का पूरा फॉर्मेट समझिए, ये कहावत को उलट दिया गया है। अब इन्वेंशन पहले होता है, अब सुन लीजिए ना पहले, लेट मी कंप्लीट। इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। पहले इन्वेंशन हो जाता है उसका, टीवी में आपको ऐड दिखा दिखा के और आपको जरूरत लगने लगता है कि अब जो है ना ये सर दबाने के लिए मशीन चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए कंप्लीट करने दीजिए। इसीलिए जनता क्या सोचती है नहीं सोचती है वो तो भजन कीर्तन में भी होगी। ये हमारा काम है कि उसमें डिमांड पैदा करने की ललक जगाना, कि वो सोचे कि मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, इसका फ्यूचर क्या होगा। वो तो इंटेलेक्चुअल्स का काम है ना। वो तो मस्त है, जात खेल रहा है, हमारे जात का एमएलए बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, इतना ही खेल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक बात पर हम सहमत होते हैं कि दलित जनता को इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की जरूरत है जी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के भीतर अम्बेडकर बात का दर्शन इंटर करे। देखिए कांग्रेस के सुनिए तो तीसरा ये वादा करिए आप, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव और दलितों के लिए दुकानें खोलने के अलावा जो बीजेपी सरकार में दलितों का कुछ करोड़ों रुपए लेके, लाखों रुपए लेके लोग फंस गए हैं, तो अगर 40-20 लाख करोड़ बाकी का माफ हो सकता है तो 300 करोड़ दलितों को माफ नहीं करा सकते। कोई डिमांड है इसके लिए? कोई हल्ला है? तो नंबर 1। नंबर 2, मैं एक अदना सा अभी मैंने ज्वाइन की है, मेंबर हूँ। आप तो ऐसे डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड मेरे पास रख रहे हैं जैसे हम सरकार चला रहे हैं और सरकार में मुझे लागू ही करना है। अच्छा, विचार ऐसे ही पैदा होता है ना, तो विचार धीरे जाएगा। अच्छा, आप राहुल जी से बोलिएगा तो कि दलित जो है बोल रहा है कि हम नौकर नहीं, हम नौकरी देने वाले बनेंगे। जॉब गिवर्स, पहले नॉट जॉब सीकर्स। नहीं, वो ठीक है, पहले ये सोच तो डेवलप हो ना। सिर्फ राजनीति करके तो जितने सोच थे, पूरा इंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया, एजुकेशन का आइडिया, सब कुछ तो तबाह हो गया। राजनीति जहर की तरह हो गई है। तो चलिए ठीक है, मेरी शुभकामनाएं। आप दलित जहाँ अगर हमको मौका मिलेगा ना तो सारे आप देख लीजिएगा, पब्लिक डोमेन में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, और ये भी जानते हैं कि मैं आपके जगह वाला नहीं हूँ, मैं कहाँ का हूँ समझते हैं ना, बिहार के हैं। तो जहाँ होगा एकदम ताल ठोक के इसे दावा करके जो है ना अपना एजेंडा पुश करेंगे। और कितना एजेंडा माना जाएगा नहीं माना जाएगा सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्या लोग मेरे समर्थन में आएंगे, सवाल तो ये भी है ना। चलिए, शायद लोगों को समझ आया, धीरे धीरे आएंगे। अगर मेरे कहने पे 1 लाख लोग आज, 1 मिनट, 1 लाख लोग रामलीला ग्राउंड में आ जाएं कि भाई दलित मैनिफेस्टो आज हम घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, आप लोग समर्थन दिखाइए, तब ना किसी पे दबाव बनेगा, तभी होगा। सही है। हम यहाँ बोलते रह जाए और आपको कान पे जू नहीं रेंग रहा तो कौन आपको कर्जा माफ करेगा? तो इसीलिए मैं 20 साल से चुप हो गया ना, कि जब ये डिमांड ही नहीं है तो मैं बेवकूफ क्यों बोल रहा हूँ? इंटेलेक्चुअल का काम डिमांड पैदा करना होता है। मैंने एग्जांपल दिया कि लोग समझेंगे बात आज न कल। आप ही ना कह रहे हैं फील्ड में जाके कि दलित लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, तो आपका दोहरा काम है, एक तो अपने समाज के भीतर डिटॉक्स करना है उसको, हाँ, राजनीति का जहर निकाल के उसके जगह डिमांड खड़ी करना है। दूसरा, मेन स्ट्रीम कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस के बाहर की जो भी पार्टियां जो है, आप उससे बात करेंगे ना। हाँ, तो उसमें भी दलित एजेंडे को आप अंदर ले जाएंगे।
तो चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपका। और आप जानते हैं कि हम किसी लोभ लालच में नहीं पड़ते हैं, ये भी तो आपको पता ही होगा। अब लोभ लालच तो होना ही चाहिए, पद मिलेगा तो कुछ करेंगे आप, वही पोजीशन होगा। व्यक्तिगत मोक्ष मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 12 किताबें छप चुकी है, 3 प्रेस में है, अब बंगला में ऑलरेडी रह ही रहे हैं और बाकी भाषण चल ही रहा है हर जगह, लोग जानते ही हैं, और क्या तनख्वाह मिल ही रहा है। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए एक इंसान को? नहीं, बहुत सारे लोगों का तो लालच का अंत नहीं है। लालच के चक्कर में तो घर में बंद होकर रहना पड़ता है कि डरे बाहर निकलेंगे तो ईडी वाला पकड़ लेगा, सीबीआई वाला पकड़ लेगा, इनकम टैक्स पकड़ लेगा। बधाई हो आपको। शुक्रिया चंद्रभान जी। थैंक यू।